नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक झूठ को जब बार बार बोला जाता है, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार और हज़ारों बार जब बोला जाता है तो वो सुनने में, देखने में एक तरह से सच लगने लगता है। यही पूरी कहानी है एक ऐसा झूठ जिसको लव जिहाद कहा जाता है। लव जिहाद यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक ऐसा कोई संस्थागत और संगठित अपराध जो खासकर एक धर्म के लोग कर रहे हैं, दूसरे धर्म की महिलाओं को प्यार के चंगुल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए। और साफ साफ अल्फाज में कहा जाए तो सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस ने पिछले लगातार कई सालों से जिस तरह से बहुसंख्यक जो समाज है उसके दिमाग में, उसके दिल में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि मुस्लिम समाज से आए हुए जो युवक हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करते हैं, और शादी इसलिए करते हैं ताकि उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके, और इससे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जबकि हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक बन जाएगा और मुसलमान इस देश में, भारत में बहुसंख्यक बन जाएंगे। आप ये देखिए कि इस पूरे जो जरह है, ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है, इसकी बुनियाद में न कोई तथ्य है, न कोई ऐसा फैक्ट है, न ऐसा कोई एविडेंस है जिसको लेकर ये बात आगे रखी जा सके। उस सब के बावजूद भी भारत में इस वक्त 11 राज्य ऐसे हैं जहां एक या दूसरे तरीके से हम देखें तो लव जिहाद, तथाकथित लव जिहाद, जो कि एक झूठ है जिसको किसी सरकारी एजेंसी ने, किसी कोर्ट ने, किसी पुलिस ने, किसी ने अभी तक साबित नहीं किया है, लेकिन उस झूठ की बुनियाद पर 11 राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बना हुआ है। एक नया राज्य जो उसमें शामिल हो गया है, जिसने बेहद सख्त अंदाज में इस पूरे कानून को और सामने आगे रखा है। 2018 का जो कानून था उसमें और ज़्यादा सख्तियाँ बरतते हुए उत्तराखंड ने अब ये कहा है कि जो कानून अब ये पास हुआ है उसके मुताबिक अगर 2 लोग भी एक साथ धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसे मास कन्वर्जन माना जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति या एक परिवार का नहीं, मास कन्वर्जन माना जाएगा। ये उत्तराखंड की घटना है जहां पर ये कहा जा रहा है कि 10 साल की सजा होगी लव जिहाद का। यानी जो हेडलाइंस में देख रही थी वो ये कह रहे थे कि लव जिहाद बैन। यानी इस तरीके से बताया जा रहा है कि लव जिहाद वाकई कोई ऐसी चीज है जो हमारे समाज में है और उसको अब सरकार ने बैन कर दिया है। और दूसरी बड़ी बात यह है इसमें कि 50,000 रुपए का जुर्माना भी है। और इसमें जिस तरीके से पूरा आर्ग्यूमेंट सामने रखा गया है उसमें कोई भी तथ्य नहीं बताए गए हैं कि इतने लोगों को पिछले 2 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में या 5 साल में कन्वर्जन करते हुए देखा गया। तो ये उत्तराखंड की ये घटना है जहां पर ये कानून पास हुआ है। और उत्तराखंड की ये घटना है, 24 दिसंबर को ये कानून पास हुआ। 23 दिसंबर की घटना है जहां 30 लोग जो क्रिसमस का कार्यक्रम कर रहे थे, 30 लोगों ने अटैक किया क्रिसमस के कार्यक्रम पे। ये पुरोला गांव की घटना है उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट की, जो और ये आरोप ये लगाया गया कि फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है, जबरन धर्मांतरण हो रहा है। अब आप इन दोनों के बीच कनेक्शन देख रहे हैं कि पहले गलत सूचनाओं से लोगों का दिल दिमाग भर दिया जाए और इस तरह के तमाम जो जहरीला माहौल तैयार करके फिर ईसाई या मुसलमान जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर इस तरह का हमला, जब लोगों के अंदर जाहिर है एक गुस्सा पैदा होगा तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। कि जहां ये कहा 30 लोगों ने ये क्रिसमस के प्रोग्राम में इस पर ये हमला किया। तो उत्तराखंड के अलावा अगर हम ये देखें तो लगातार पिछले 1 साल का अगर जिक्र करें तो मार्च में एंटी कन्वर्जन लॉ हरियाणा में लागू हुआ। इसके बाद कर्नाटक में 30 सितंबर को लागू हुआ प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट,
2022 और इस साल अब साल के आखिर में उत्तराखंड में ये कानून लागू हो गया है। मैंने आपको बताया कि 11 ऐसे स्टेट हैं। तो सबसे पहले ये लव जिहाद का जो मामला सामने आया, यानी लव जिहाद की जो बात सामने रखी गई, वो 2009 की घटना है। कैथोलिक बिशप काउंसिल इन केरला, उन्होंने ये कहा कि इस तरह का कोई संगठित अपराध हो रहा है जहां कैथोलिक लड़कियों को मुस्लिम लड़के शादी के बहाने मोह रहे हैं और इसलिए उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। 2009 से ये मामला, अब ये देखिए आगे बढ़ते बढ़ते 2022 तक यहाँ आ गया। आपको 2017 का वो मामला भी याद होगा जो अखिला या फिर बाद में जो हादिया बन गई थी वो लड़की, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में इस लड़की को 27 नवंबर 2017 में ये कहा, जब इंटरव्यू किया हादिया को ओपन कोर्ट में, जब सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा कि वो एक पढ़ी लिखी बालिग लड़की है, वयस्क है ये और अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनआईए अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए आज़ाद है, लेकिन हादिया जो कि होम्योपैथी में पढ़ाई पढ़ रही थी, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी, वापस वो अपने हॉस्टल और कॉलेज जा सकती है और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती है, अपनी ज़िंदगी को आज़ादाना तरीके से वो जी सकती है। इससे पहले की भी ये घटना है कि जब ये मामला कर्नाटका में, जब एसआईटी की रिपोर्ट बाकायदा आई जिसमें सीधे तौर पर, यानी कोर्ट के ही फरमान पर, कोर्ट के आदेश पर एसआईटी बिठाई गई, एसआईटी ने सीधे तौर पर क्लीन चिट दी कि ऐसा कोई भी मामला राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पाया गया कि कोई भी लव जिहाद का मामला सामने आया हो। बाकायदा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके पुलिस ने छानबीन की, खोजबीन की और उसके बाद अदालत में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं है तो आप ये देखिए कि एनआईए ने लव जिहाद के मामले पे ये कहा है कि एक भी केस ऐसा है नहीं है जो हमें मिला हो, कोई साजिश हमारे सामने नहीं आई है, लोकल या इंटरनेशनल, स्थानीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जो 4 फरवरी 2020 को लोकसभा में बाकायदा गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि नो केस ऑफ लव जिहाद हैज़ बिन रिपोर्टेड बाय एनी ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज। किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने कोई भी लव जिहाद का मामला रिपोर्ट नहीं किया है। उस सब के बावजूद आप ये देखें इस झूठ को बार बार बोला जा रहा है और पूरे तरीके से अब अंदाज़ा इस बात का हो गया है कि जिस तरीके से 11 राज्यों में इस कानून को अब लागू कर दिया गया है 2023 में, लव जिहाद का ये पूरा झूठ है और ज़्यादा फैलाने की कोशिश की जाएगी। जबरन धार्मिक परिवर्तन का जो झूठ है उसको फैलाने की कोशिश की जाएगी ताकि 2024 के चुनाव की जब बात आए तो कोई बेरोज़गारी की बात ना करे, महंगाई की बात ना करे, खराब आर्थिक हालात की बात ना करे और सरकार से कोई जवाबदेही ना मांगी जाए। और जाने माने वकील चंद्र उदय सिंह जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस अहम मुद्दे पर और जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 के आखिरी हफ्ते में जब हम लव जिहाद और जो धर्मांतरण वाले कानूनों पर बात कर रहे हैं तो 2023 में क्या कुछ हमारा इंतज़ार कर रहा है। चंद्र उदय सिंह, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो उत्तराखंड में ख़ासकर जिस तरह से इस कानून को बहुत ही ड्रेकोनियन बनाने की कोशिश की गई है कि कोई भी शायद हिम्मत नहीं करेगा कि वो मर्जी से भी अपनी धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहा है या कोई भी एक धर्म का व्यक्ति, एक धर्म की महिला दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आपको ख़ास चीज़ें क्या नज़र आती हैं जिससे आपको परेशानी है? दरअसल उत्तराखंड में 2018 में ये कानून लाया गया था और उस वक्त उन्होंने जो पहले कानून थे मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में 1968, 1967-68 के दौरान जो लाए गए थे, उनसे कई गुना ज्यादा सख्त और जो जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट कानून लाया गया 2018 में, और जिसमें इन्होंने उत्तराखंड लेजिस्लेचर ने खास करके शादी ब्याह पे, मतलब इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर बहुत कड़क नजर लगाया कि ऑलमोस्ट ऐसा कर दिया कि शादी मतलब इंटरफेथ मैरिज जो हिंदू, खास करके जब हिंदू किसी और फेथ में शादी करे तो वो प्रिज्यूम होता है कि वो अपनी फेथ बदलने के लिए कर रहे हैं और वो प्रिजम्पशन ये है कि वो इलीगल, मतलब गैर कानूनी कन्वर्जन है। मतलब जो
जो प्रेम की वजह से या प्रीवियस रिलेशनशिप की वजह से या अरेंज मैरिज भी हो, पर अगर हिंदू अपने अपने फेथ के बाहर चूज करे अपना पार्टनर, तो वो माना गया। उस इस कानून में उन्होंने मैरिजेस के ऊपर खास करके फोकस किया। उसकी वजह से और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऐसी की कि शादी करने के पहले आप रिपोर्ट करिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के या जो भी अथॉरिटी डेजिग्नेटेड है। 1 महीना पहले प्रीस्ट को भी, जो अगर कोई मौलवी हो या कोई पादरी हो या कोई हो जो वेडिंग की सेरेमनी के ऊपर प्रिसाइड करेगा, उनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो ग्रूम है उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया और आपने परमिशन नहीं ली, तो वो गैर कानूनी माना जाएगा और उसके ऊपर सजा, मतलब प्रिजन की सजा जी हाँ। 3 साल से 5 साल तक दी जाती है। जी हाँ, इसमें इन्होंने 10 साल तक भी सजा बढ़ा दी है। और जी हाँ, मैं कह रही थी कि 2-4 चीज़ें दर्शकों को और याद दिला देती हूँ कि किस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा लोग, यानी अगर 2 लोग भी कन्वर्जन करते हैं तो उसे मास कन्वर्जन माना जाएगा, और जाहिर है उसमें वो गैर कानूनी पक्ष भी आ जाएगा। यानी मान लेते हैं अगर एक परिवार में 4 लोग हैं और वो कन्वर्ट होते हैं तो उसे मास कन्वर्जन माना जाएगा। इसके अलावा इन्होंने 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है, 50,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया है। और किस तरीके से इस पूरे मामले को, मैं आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रही थी और जल्द ही ये आर्टिकल आप द वायर में पढ़ेंगे, चंद्र उदय सिंह जी ने जो लिखा है, एक बहुत ही विस्तार से उन्होंने इस लेख को लिखा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो मास और इंडिविजुअल दोनों जो कन्वर्जन हैं उनके बहुत सारे केसेस आए हैं। ऐसा उत्तराखंड की सरकार का ये कहना है, जब ये कानून उन्होंने और ज़्यादा सख्त बनाने का इसमें प्रावधान किया। उन्होंने ये भी कहा है इसमें कि ये एक धर्म के लोग खासकर अपनी तादाद बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और इसीलिए लड़कियों को इसी मकसद से वो अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं। शादी, यानी शादी के मकसद से ही परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन। ये बात उन्होंने खासकर लिखी और लिखा है कि बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें लोग, दूसरे मजहब के लोगों को, अपने लड़कियों को, खासकर कन्वर्जन की बात हो रही है, और जाहिर है इसमें हिंदू लड़कियों के इस्लाम को, कन्वर्जन को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। इसके अलावा लेकिन इसको किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई तथ्य है क्या, उदय सिंह जी ये बताइए। इसके अलावा कोई ऐसा लॉजिक है? मैं तो यहाँ तक उत्तराखंड में खबरें पढ़ रही हूँ कि कारोबारियों ने, यानी जो लोग वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, वो लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन किया धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के विरोध में। यानी लोगों के आंखों पर इस तरह से पट्टी बांध दी गई है, खबरें इस तरह की छप रही हैं, और जब उन खबरों की डिटेल में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे उस विरोध प्रदर्शन में, उसमें आरएसएस के, वीएचपी के लोग शामिल थे। तो ये जो प्रावधान जो सामने आगे रखा है और इसको पास कराया है, इसके पीछे कोई फैक्ट्स, कोई फिगर, कोई तथ्य, कोई जिरह? मैं 2 भाग में उत्तर देता हूँ। पहले तो ये जो अभी 24 दिसंबर 2022 को जो अमेंडमेंट लागू किया गया है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया। जो 2018 का लॉ वैसे ही स्ट्रिंजेंट था, उसको और भी कड़क कर दिया है। इसमें आपने सही कहा है कि अगर इसमें डेफिनेशन उन्होंने ऐसी चेंज की है कि अगर दो जन कन्वर्ट हो जाए, दो लोग कन्वर्ट हो जाए, तो उसको मैस कन्वर्जन कहा जाता है, और मैस कन्वर्जन के लिए ज्यादा सजा दी जाती है। अब ये पहली बात है। दूसरी बात है कि इसका कोई तथ्य है, इसका कोई बेसिस है, इसका कोई फाउंडेशन है। ये 2009 से लेके आज तक अब 13 साल हो गए हैं, लगातार कई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केरला के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटका के, हाई कोर्ट के आदेशों पे इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम खड़े किए हैं, जिन्होंने पूरे स्टेट में 5-5 साल के जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स लेके, और जितनी भी लड़कियां के पेरेंट्स ने रिपोर्ट दिए कि हमारी लड़की हमारे विशेष के खिलाफ शादी की है वगैरह, इनकी इतनी ज्यादा जांच पड़ताल की है तो 2009 से लेकर 2013 तक, और सब रिपोर्ट आए हैं हाई कोर्ट्स के सामने, और हाई कोर्ट्स ने इनको एक्सेप्ट किया है कि कोई लव जिहाद का कोई तथ्य है ही नहीं,
कोई इंस्टेंसेस हैं ही नहीं। सब जितने भी केस आए हैं वो अपनी राजी मंजूरी से, अपनी अपने खुद के विशेष से उन्होंने शादी किया है या कन्वर्ट किया है। कोई भी फोर्स कन्वर्जन के केस आज तक सिर्फ इल्जाम लगाने की बात है, लेकिन प्रूफ का है ही नहीं। अब इन्होंने क्या किया है इन कानूनों में, इन्होंने रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कर दिया, जो सबसे डेंजरस चीज है कि जिसके खिलाफ आप इल्जाम लगाएंगे उनको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट की बजाय प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट हो जाती है कि इनको पहले आप उनको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं विलिंगली और अपनी मर्जी से मैंने कन्वर्ट किया है या मैंने शादी किया है। ये नहीं कि जो नॉर्मल मुजरिम है, इवन मर्डर के केस में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। मर्डर हो, मैस मर्डर हो, जब भी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है। और यहाँ इन्होंने कहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट डाल दिया। अब 2013 के बाद में जब ये फिर से ये छेड़ी गई ये बात, 2015 में कोबरा पोस्ट ने एक बहुत बड़ी कोबरा पोस्ट और गुलेल ने बहुत बड़ी जांच पड़ताल की, इंटरव्यूज किए और दिखाया बीजेपी के सदस्यों से, वीएचपी के सदस्यों से, सिटिंग एमपीज और एमएलए और डिस्ट्रिक्ट हेड से उन्होंने स्टिंग, 1 साल का स्टिंग किया, जिसमें पता किया कि बिल्कुल ये खुद माने हैं कि इन्होंने मतलब नकली और फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं लोगों के ऊपर। फिर 2018 में ये बात फिर छेड़ी गई। फिर जब एक के बाद एक जब कोर्ट्स इसमें दखल देते थे तो कोर्ट्स ने खुद पाया, जैसे शफीन जहान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कोई जबरदस्ती नहीं। उदय जी, एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ। दर्शकों को सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एनआईए की पूरी पड़ताल के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को ये केस दिया, डीजीपी कर्नाटक के उनसे शिफ्ट करके, और एनआईए ने तमाम तरह की खोजबीन के बाद ये कहा कि एक भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें कि लव जिहाद का कोई मामला हो, कोई ऐसी साजिश जिसको कंस्पिरेसी यानी साजिश जो है वो कोई ऐसा मामला हो, कोई भी स्थानीय, लोकल या इंटरनेशनल कोई संस्था भी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी कोई साजिश नहीं है। और इसके अलावा एक बाकायदा लिखित जवाब में 4 फरवरी को 2020 को, यानी अब से करीब 2 साल से ज़्यादा इस बात को गुजर चुके हैं, एक सवाल के जवाब में लोकसभा में जो गृह राज्य मंत्री थे जी किशन रेड्डी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि लव जिहाद कोई भी केस जो है वो किसी भी सेंट्रल एजेंसी के ज़रिए रिकॉर्ड नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नो केस ऑफ लव जिहाद हैज़ बिन रिपोर्टेड बाय एनी ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज, किसी भी जो केंद्रीय एजेंसी है उसके ज़रिए लव जिहाद का कोई भी मामला जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि इतना क्लियर कट, बिल्कुल शीशे से भी ज़्यादा साफ सरकारी रिकॉर्ड का हम जिक्र करें, सुप्रीम कोर्ट का हम जिक्र करें, जिस तरह से अभी उदय जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मामले में, मुजफ्फरनगर के मामले में जो पत्रकारों ने, जो गुलेल नाम की जो ये वेबसाइट है उसने किस तरीके से पूरा ये इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें ये पाया कि नकली डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए लोगों को फंसाने के लिए, जो लड़कियाँ जो बालिग थी उनको माइनर बताया गया, और जो भी हिंदू मुस्लिम जो शादी के मामले थे उन सबको विवादित बना के लव जिहाद का मामला आगे बढ़ाया गया। मुझे जो एक जिज्ञासा हो रही थी, एक क्यूरोसिटी जो थी, वो ये कि आपने अपने इस लेख में खासकर जुडिशरी को भी एक तरह से कटघरे में खड़ा किया है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप जब ये कह रहे हैं कि तमाम जो बहुसंख्यकवादी ताकतें हैं जो किस तरीके से औरतों की जो अपनी आज़ादी है, अपनी पसंद से अपना साथी चुनने की, उसको ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में कुछ अदालतें भी इनका साथ दे रही हैं। जब आप ये कह रहे हैं तो इससे क्या मुराद है? वो दरअसल ये होता है हमारे देश में, इंटरफेथ मैरिज तो छोड़िए, नॉर्मल जो अपने बरादरी के बाहर कोई शादी करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल मतलब कोई भी, मतलब जिसमें कोई आश्चर्यता की बात ही नहीं है कि अपनी बरादरी के बाहर या अपने कास्ट के बाहर। अब इतने बड़े देश में जब सब लोग शहरों में कई लोग रहते हैं, वो अपने कास्ट में तो क्या सबको मिलते हैं, हर एक फेथ के, हर एक कास्ट के, तो नेचुरली लव मैरिजेस होंगी और बढ़ती जाएंगी। ये अरेंज मैरिजेस धीरे धीरे उसकी संख्या में कम हो जाएंगी। अब उनमें भी पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट डालते हैं हमारे देश में, इतना ज्यादा है कि वो
यहाँ तक कि वो खप पंचायत बैठा के और ऑनर किलिंग्स जिसको कहते हैं, जो सबसे डिसऑनरेबल चीज है। अब ये इस माहौल में आप जब इंटरफेथ मैरिज होती है, खास करके छोटे शहरों में, तो पेरेंट्स ऑलमोस्ट 50% केस में या उससे भी ज्यादा शायद पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं और कई बार वो जाके पुलिस कंप्लेंट डाल देते हैं कि ये एलोपमेंट है और ये किडनैपिंग है वगैरह वगैरह। अब उसको लेके ये सब केसेस जाते हैं कचहरी में, तो क्योंकि पुलिस अरेस्ट करती है किसी को तो वो बेल मांगते हैं, या वो हाई कोर्ट में क्वॉशिंग के लिए जाते हैं। जब वो शामिल होते हैं हस्बैंड और वाइफ कई बारी जो इंटरफेथ मैरिज में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, जब वो ये होता है, कोर्ट को सिर्फ यही पता करना है कि वो एडल्ट है और वो अपनी मर्जी से गई है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्युटली जाहिर किया है कि इसके अलावा आप तीसरा प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं। आप इतना ही पूछ सकते हैं कि आप अडल्ट हैं और आपने अपनी मर्जी से किया है, बस। इसके बाद में पेरेंटल विशेष वगैरह वगैरह का कोई मामला नहीं है। अब जब ये इतना स्पष्ट कानून इतना स्पष्ट होते हुए अगर कोई हाई कोर्ट का जज हो ऐसे हेबियस कॉर्पस के केस में जो पेरेंट ने फाइल किया है, अगर उसका वो कॉग्निजेंस लेते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं, कई बारी वो लड़की को जबरदस्ती अपने हस्बैंड से अलग करके और नारी निकेतन में या किसी योगा केंद्र में या किसी जगह उनको वर्चुअली गिरफ्तार कर देते हैं, तो ये और फिर वो अपने जजमेंट्स में कहते हैं कि ये लव जिहाद हो गया है, ये फलाना हो गया है, ये ISIS आ जाएगी, ये सीरिया में भगा देंगे। अब ये मैंने इसका बहुत मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर बात है कि जो सबसे समझदार ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है, जो जुडिशरी सबसे समझदार ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके और जिनको सुप्रीम कोर्ट की बार बार ये बात स्पष्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कि the only thing is the wishes of the bride and groom and the fact that they are adults। उससे अलावा आप तीसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। फिर जब कोर्ट्स बार बार 2009 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने और केरला हाई कोर्ट ने ऐसा किया, 2016 में किसी और हाई कोर्ट ने किया, 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में बोला कि अब लड़की वापस चले गई अपने पेरेंट्स के साथ, इसलिए पिटिशन में कुछ रहता नहीं है। फिर भी मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि लव जिहाद का कानून लाओ, जिस आधार पे मध्य प्रदेश ने लाया है आप भी लाओ, और उसके ऊपर उसको लेके 2018 में उत्तराखंड कानून लाता है। अब मैं अपनी उंगली पॉइंट नहीं करूंगा जुडिशरी पे, तो आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी। जी हाँ, और मैं कह रही थी कि ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि कैसे उत्तर प्रदेश में बाकायदा लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट बनाया जो एंटी कन्वर्जन लॉ था, और उस पर ऑर्डिनेंस लेकर आए जो मुख्यमंत्री थे आदित्यनाथ। तो लॉ कमीशन में भी जिसकी अध्यक्षता जज कर रहे थे, पुराने फॉर्मर जज कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार किया जिस पे ऑर्डिनेंस आया और फिर वो कानून बना। तो यहाँ पर जो आप जुडिशरी के शामिल होने की बात कर रहे हैं, इसमें जज और लॉ कमीशन जिसको इंडिपेंडेंट होना है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि 11 स्टेट्स में कम से कम ये मान सकते हैं कि क्लियरली अभी एक तरह से या दूसरी तरह से इन वन वे और द अदर ये लव जिहाद को लेकर जो कानून बना हुआ है 2023 में, आपको लगता है कि इसको और ज़्यादा उबाला जाएगा, पकाया जाएगा और ज़्यादा इसको लोगों को दिखाया जाएगा? जैसे ये कारोबारियों की, व्यापारियों की रैली निकल रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं उत्तराखंड में, इस तरह से हम बाकी स्टेट्स में भी देखेंगे कि सियासत से बिल्कुल प्रायोजित लोग नजर आएंगे और कहेंगे कि लोग मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद का कानून बनाइए। यही तो ये हमारा फियर ये है कि बार बार आपके हर एक सरकार की हर एक एजेंसी, टॉप पुलिस एजेंसीज, टॉप सेंट्रल एजेंसीज, टॉप स्टेट एजेंसीज ने पूरी पूछताछ करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने पाया है कि कोई ऐसा लव जिहाद है ही नहीं, कोई भी फोर्स्ड इंटरफेथ मैरिज है ही नहीं। जो इंटरफेथ मैरिज हो रहे हैं वो राजी खुशी से यंग लोग अपने जो अपने पार्टनर चूज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जो अपना हक, द इनहेरेंट
राइट ऑफ प्रिवेसी टू चूज योर ओन पार्टनर वो असर्ट कर रहे हैं। अब यूपी की बात करिए, कानपुर में एसआईटी, जब वो लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया तो कानपुर में एक एसआईटी दाखिल की गई। वो उन्होंने पूरी जितने भी डिस्ट्रिक्ट में 3 साल के जो जितने भी रिपोर्ट्स थे, जितने भी कंप्लेंट्स थे, कुछ 14 कंप्लेंट थे, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो जो डीआईजी थे उन्होंने अनाउंस किया प्रेस में कि हाँ हमने कुछ केस दाखिल किए हैं क्योंकि वो इल्जाम है कि जबरदस्ती हुई है, लेकिन हमको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला ऑफ एनी मूवमेंट और एनी कंसर्टेड थिंग और एनी कंस्पिरेसी, ऐसी कुछ भी। अब ये रिपोर्ट जब निकली 3 दिन बाद वो ऑर्डिनेंस जारी किया गया। अब उसका क्या मतलब है? आपके खुद के जो पुलिस के हेड बोल रहे हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई बात है नहीं, फिर भी आप ऑर्डिनेंस लाते हैं और फिर ऑर्डिनेंस को कानून बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदय जी, हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर है ये मामला यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि पहले लोगों को तमाम तरह की गलत सूचनाओं से उनका दिमाग, उनका दिल भर के पूरी तरीके से जहर उनके दिमाग में भर दिया जाएगा। उसके बाद ये कहा जाएगा कि लोग खुद मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ खुद उत्तराखंड का भी जो हमारे सामने सबसे बड़ा और सबसे नया उदाहरण है कि एक भी कोई तथ्य, कोई संख्या, कोई डॉक्यूमेंट, कोई जरह सामने ऐसी नहीं रखी जिसको देख के बताया जा सकता कि हाँ इतने लोग पिछले 6 महीने में या पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में कन्वर्ट हुए हैं। इसलिए इस कानून की ज़रूरत है। जिस तरीके से भारत में देखा जा रहा है कि पूरा जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है कानून को लेकर, वो पूरे तरीके से ना अपना कर, उत्तर प्रदेश का उन्होंने अपना अभी एग्जाम्पल दिया कि कैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो टीम है वो बिठाकर, उस टीम ने ये कहा कानपुर में कि कोई भी इस तरह का मामला नहीं पाया गया। जितने केसेस पाए गए उसमें जो माइनर थे, इसके अलावा अपनी मर्जी से लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया, उसके बावजूद भी 3 दिन बाद ही ऑर्डिनेंस लाके और फिर बाद में उसके कानून बना दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और शुक्रिया आपका। मैं एक सेंटेंस मैं कह दूं कि आपके द वायर में एनसी अस्थाना जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे एक जमाने में केरला के, और बहुत माने जाने पुलिस के बहुत ही रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल 2020 या 21 में लिखा था जिसमें उन्होंने ये बहुत ठोस बात की थी कि यू कांट हैव लॉज व्हिच आर बेस्ड ऑन फिक्शन। ये जो कानून है दे आर बेस्ड ओनली ऑन फिक्शन, देयर इज नो बेसिस। हर एक कानून को कुछ आधार होना चाहिए, कुछ बेसिस होना चाहिए, कुछ फाउंडेशन होना चाहिए। दीज आर लॉज व्हिच आर बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्शन एंड नथिंग मोर। अस्थाना जी ने बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।